एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, मुझे आपसे शिकायत है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। इससे मेरे वीडियो का रैंक जो रीच है ना वो घट गया है और इस वजह से व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता है व्यूज़ किस लिए कम आ रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि स्टोरी में यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो मुझे बताओ, मैं इम्प्रूव करूँगी। और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारे उसी पार्ट को जहाँ पे हमने छोड़ दिया था। मैं जो मिलने गया था विंग से मो विलेज में, वो मिल करके वहाँ से आ गया था। उसने विंग से कहा था कि वो मेंग्याओ की शादी में आ सकता है, जो भी होगा मेंग्याओ देख लेगा। उसने सिचेन से बात कर ली है और सिचेन सारी चीज़ें संभाल लेगा, तो विंग वहाँ आ सकता है। विंग को वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसे डर लग रहा था। इस बात का डर लग रहा था क्योंकि वो इतने सारे सेक्ट लीडर के सामने जियांग चेंग को इंसल्ट करके वहाँ से भागा था। तो वहाँ के जो किंग और क्वीन हैं उनकी हालत क्या होगी, वो क्या सोच रहे होंगे विंग के बारे में। क्या वो विंग को पनिश करेंगे या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि उनकी इंसल्ट, उनकी बेइज्जती इतने लोगों के सामने हो गई है। तो जाहिर सी बात है मैडम यू या फिर जंग फैमियान विंग को ऐसे तो नहीं जाने देंगे, उसे पनिश तो ज़रूर करेंगे। क्योंकि इतनी बेइज्जती करने सच था, जिस दिन उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था उसी दिन इस प्रस्ताव को वो अस्वीकार कर देता, लेकिन उसने इसका उल्टा किया और शादी वाले दिन ही भाग गया। तो इसलिए वो थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की शादी को कैसे मिस कर सकता है। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन वो जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। उसके भाई का इतना बड़ा दिन और वो मिस नहीं कर सकता है। विंग जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या गिफ्ट लेकर जाए। वो पहली बार सिचेन से अपने ब्रदर इन लॉ के तौर पर मिलेगा। हाँ, वो सिचेन से पहले भी मिल चुका है, लेकिन इस बार बात अलग रहेगी। इस बार उसके पास एक रिश्ता होगा, निभाने वाला रिश्ता, जताने वाला रिश्ता। जिस रिश्ते से वो वहाँ जा रहा है वो वाला रिश्ता, उसके लिए उसे कोई ना कोई तोहफ़ा तो लेना ही चाहिए सिचेन के लिए। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लेकर जाए, तो वो नी हुसैन से पूछने लगा कि हुसैन, मुझे क्या गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। वो तो इतने बड़े राजकुमार हैं, अगर मैं उन्हें कोई छोटी मोटी चीज़ दूंगा तो क्या उन्हें अच्छी लगेगी। नी हुसैन जिसने कहा कि उन्हें वैसे भी कोई ताम झाम वाली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, महंगे तोहफे उनके लिए अमूल्य हैं, उनका उनके लिए कोई मूल्य नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम कोई चीज़ देना चाहते हो तो दिल से दो, ऐसा दो जो उनके काम आए या फिर उन्हें अच्छा लगे, कुछ ऐसा जो उनके दिल से कनेक्ट कर पाए, ऐसा कुछ उन्हें दो। विंग जिसने कुछ देर सोचा, फिर कहा कि ऐसा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नी हुसैन जिसने विंग को अपने पास बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। विंग जो कि हैरान था, उसने कहा कि क्या ऐसा कुछ। अगर उन्होंने सबके सामने खोल लिया तो। नी हुसैन ने कहा, नहीं खोलेंगे, तुम चिंता मत करो, उनसे कहना कि अकेले में खोलें, विस्पर करके बोल देना, नहीं खोलेंगे। विंग जिसने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, काम की चीज़ भी है और दिल को क्या बहुत कुछ छूने वाली चीज़ है, ये दे सकते हैं। विंग को भी ये आइडिया अच्छा लगा था। और वैसे भी विंग अभी एक टीनेजर बच्चा है, वो 16 साल का है, उसे क्या समझ होगी क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। नी हुसैन जो उसकी ही एज का है लगभग, उसे भी इतनी बातों की समझ नहीं है। वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग गिफ्ट प्रिपेयर करके ले जाने वाले हैं। विंग में मो शेन्यू और नी हुसैन तीनों ही अच्छे तरीके से तैयार हो गए थे। उन्हें लान जो लाना है। नी हुसैन वो भी डरा हुआ था कि पता नहीं उसका भाई क्या ही हाल करेगा उसका। नी हुसैन जो कि जाना नहीं चाहता है, उसने कई बार मना किया विंग को कि वो नहीं जाना चाहता है, वो लोग ना जाएं तो ही अच्छा है। विंग चला जाए, मो शेन्यू नहीं जाएगा, वो भी नहीं जाएगा, उसका भाई उसे जान से मार देगा अगर उसे पता चला कि नी हुसैन अपने लवर के साथ वहाँ आ रहा है। विंग जिसने नी हुसैन को समझाया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उस पर भरोसा रखे। नी हुसैन जो कि बड़ी मुश्किलों से माना था। जो मो शेन्यू है उसने भी कहा कि नी हुसैन को तलवारबाजी आती है और वैसे भी वो उसका भाई है, कब तक छुपेगा उससे। और भाई को जान से थोड़ी मारेगा, वो थोड़ी बहुत सज़ा तो वैसे भी देंगे, कभी भी उनके सामने तो जाना ही पड़ेगा। तो नी हुसैन के पास एक अच्छा मौका है, अभी वो उसके सामने जा सकता है। इतने सारे गेस्ट के सामने नी मिंगजे उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, उसे कोई बड़ी पनिशमेंट तो वो नहीं दे पाएंगे। नी हुसैन को भी ये बात समझ आ गई कि हाँ, कोई बड़ी पनिशमेंट तो वो उसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग रहेंगे, उनके सामने कैसे दे सकते हैं कोई बड़ी पनिशमेंट। इसलिए नी हुसैन भी मान गया था।
वो तीनों अच्छे खास तरीके से तैयार हो गए थे और विंग अपनी तलवार पे, नी हुसैन अपनी तलवार पे, मोशन्यू अपनी तलवार पे उड़ करके जा रहे थे। विंग के पास अपनी तलवार है, वो उड़ भी सकता है। उसने सोचा था कि वो लान क्लैन आने से पहले ही अपनी तलवार से उतर जाएगा और हुसैन की तलवार पे बैठ जाएगा, ताकि किसी को पता भी न चले कि उसके पास तलवार है, क्योंकि अभी तक जो मेंग्याओ है उसे नहीं पता है कि विंग के पास उसकी स्वाड है। वो तीनों ही सफ़र करके लान क्लैन के पास पहुंच गए थे। वहां पहुंच करके विंग जो कि अपनी तलवार से उतर गया और हुसैन की तलवार पे बैठ गया था। इसके बाद वो तीनों ही लान क्लैन में पहुंच गए। वो तीनों बहुत लेट पहुंचे थे, क्योंकि शादी शुरू होने के बाद वो लोग पहुंच गए थे। जैसे ही वो तीनों वहां पहुंचे, सब लोग हैरान हो गए थे। लान क्लैन वाले तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ रहा था कि विंग अपनी ही शादी से भाग गया है और वो यहाँ आ गया इतने सारे सेक्युलर्स के बीच में फिर से। अब पता नहीं क्या होगा, इसे सच में सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसे जो जियांग फेमियान है, मैडम यू है, वो छोड़ेंगे नहीं। उनके परिवार की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करके ये भागा था, अब तो ये गया। सब लोग बस इसी बारे में बातें कर रहे थे। विंग को कुछ गार्ड्स अंदर तक लेके गए, कुछ डिसिपल्स उसे अंदर तक लेके गए, क्योंकि वो यहाँ के लान फ्रेंड, जो कि होने वाली लान फ्रेंड है, उनका भाई है, तो वो उसे डिसरिस्पेक्ट तो कर नहीं सकते। इसलिए जो अपने मन में था, अपने मन की भावनाएं मन में दबाकर वो डिसिपल्स उसे उस एक मेन हॉल तक, जो वेडिंग हॉल है, वहाँ तक लेके गए। वहाँ पर जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि नी हुसैन, विंग और मोशन्यू नाम का एक बंदा वहाँ आ रहे हैं, सब लोगों का ध्यान वहीं गया, क्योंकि शादी के बीचों बीच ऐसे अनाउंसमेंट करवा के विंग जा रहा था। ये विंग का ही स्ट्रेटजी था। उसने अनाउंसमेंट करवाई थी क्योंकि वो चाहता था कि सब लोग जान जाएं कि वो आ गया है, ताकि कोई उस पर नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो ऐसे ही चला जाता तो हो सकता था कि उस सैनिक उसे पकड़ लेते, या फिर कोई सेक्ट लीडर उस पर हमला करता, या फिर जो जियांग फैमिली वाले हैं वही उसे पकड़ लेते। इसलिए उसने सेफ्टी बरतने के लिए ऐसा करवाया था। लेकिन यहाँ तो मुसीबत खड़ी हो गई थी। जो मेंग्याओ है उसने सामने देखा, उसकी वेल ट्रांसपेरेंट नहीं थी, बहुत थिक वेल थी, जिसकी वजह से उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विंग जो कि वहाँ आ गया था, उसे अलग से ही डिसिपल ने एक जगह बता दी थी, जहाँ पर विंग, नी हुसैन और मोशन्यू बैठ गए थे। बाकी सब लोग बस घूर घूर के विंग को देखे जा रहे थे। नी हुसैन को भी देख रहे थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है नी मिंगजो का। उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी नी हुसैन की। नी हुसैन जिसने टाइटली विंग के हाथ को पकड़ रखा, वी देखो ना मेरा भाई मुझे कैसे घूर रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। हाँ माँ बाबा मैं आ रहा हूँ, मुझे बचा लेना आप बस, फिर मैं उनके साथ ही रहूँगा। विंग जिसने कहा, हुसैन तुम बकवास बंद करो। वहाँ पर मोशन्यू भी बैठा था, जिसने धीरे से नी हुसैन के थाई पर चींटी काट ली और कहा, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो हुसैन, चुप रहो, ऐसी बकवास बातें मत किया करो। नी हुसैन ने कहा, ठीक है नहीं करूँगा नहीं करूँगा। वो तीनों फिर शादी देखने लगे। शादी देखते ही देखते कंप्लीट हो गई थी। अब उनकी बोझ लेने की बारी थी। सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाने के बाद में आशीर्वाद वगैरह सब कुछ हो गया था। अब सब लोग बस उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। विंग खुद भी वहाँ पहुँचा। उसने सिचेन के हाथ में एक बॉक्स को थमाया और सिचेन से धीरे से कहा, ब्रदर इन लॉ आप ना इसे अकेले में खोलना, यहाँ मत खोलना। नीम जो लान सिचेन है उन्हें समझ तो आ गया था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जब ये बोल रहा है कि रूम में खोलना, तो ठीक है रूम में खोल लेंगे। उन्होंने उसे साइड में रख दिया था, अपने पास में ही रख लिया था। जो मेंग्याओ है उसके पास में विंग गया, उसने कहा, ब्रदर मैं आ गया। जो मेंग्याओ है उसने पूछा कि उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई, वो आया कैसे, और भी बहुत कुछ। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सब लोग अपने अपने जगह पर बातें कर रहे थे और ज़्यादातर बातें विंग के बारे में हो रही थी। वहाँ पर जियांग चेंग भी आया। उसने विंग को पकड़ा, धीरे से अपने पास बुलाया और कहा, तुम वहाँ से भाग गए थे, तुम्हें पता है मेरी माँ कितनी गुस्से में है। हाँ हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ आके गलती कर दिए हो विंग, अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। विंग जिसने कहा, ऐसा नहीं होगा चेंग, चिंता ना करे, उसने सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है, उस पर कोई आँच नहीं आएगी और वो लान क्लैन में ही रहने वाला है। जियांग चेंग जिसने कहा, क्या लान क्लैन में, और तुम्हें मास्टर कुरैन रख भी लेंगे, क्या क्या मजाक कर रहे हो विंग, लान क्लैन तुम्हें कभी यहाँ नहीं रखेगा। लेकिन विंग ने कहा कि वो रखेगा, ज़रूर रखेगा, उसे रखना ही पड़ेगा। वैसे भी उसका ब्रदर जो है ना यहाँ का लान फ्रेंड है, तो उसे रखना पड़ेगा। और अब तो उसका ब्रदर जो चाहे डिसीजन ले सकता है। उसका ब्रदर इन लॉ वो कैसे उसके भाई की जिम्मेदारी उठाने से मना कर सकता है, मतलब लान फ्रेंड की, उसकी वाइफ के भाई की परेशानी उठाने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता है, उसे उठाना ही पड़ेगा। विंग बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन जियांग चेंग को भरोसा नहीं हो रहा था, ना नी हुसैन को हो रहा था और ना ही मोशन्यू को हो रहा था। उन्हें तो डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा।
जियांग चेंग जो कि विंग के अलावा किसी और बंदे से ढंग से बात नहीं कर रहा था, ना ही नी हुसैन से, और मो शन्यू की तरफ तो वो देख भी नहीं रहा था। इस बात की तसल्ली नी हुसैन को थी कि चलो उसके हस्बैंड मतलब उसके प्यार की तरफ कोई नहीं देख रहा है, ये तो अच्छा है। अब वहाँ पर सारे रिचुअल्स तो कंप्लीट हो गए थे। लान क्वेन जिससे गिफ्ट की सब लोग उम्मीद कर रहे थे वो वहाँ खड़ा हुआ था। वो मेंग्याओ के पास आया। उसने जो है ना सिचेन, उसकी तरफ पहले देखा, फिर मेंग्याओ की तरफ देखा, फिर अपने रोब से एक रिबन निकाला, वाइट रिबन, जो वो मेंग्याओ को देने वाला है एज अ गिफ्ट। इसका मतलब यह है कि लान क्वेन ने मेंग्याओ को अपने क्लान में स्वीकार कर लिया है लान फ्रेंड के रूप में। उसने सिचेन की तरफ उस रिबन को बढ़ा दिया। सिचेन जिसने वेल के अंदर से ही उस रिबन को मेंग्याओ को पहना दिया। इसके बाद सब लोग ताली बजाने लगे क्योंकि सारी मैरिज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। अब कोई रिचुअल नहीं बचा है। सिचेन जिन्होंने अपने अंकल की तरफ देखा, अंकल को भी समझ आया कि ये कुछ तो बोलना चाहता है लेकिन झिझक रहा है बोलने से, थोड़ा घबराया हुआ है। तो उन्होंने कहा, सिचेन बोलो क्या बोलना है। सिचेन जिसने कहा, अंकल मैं कहना चाहता था कि मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, पहली बार मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वो देंगे। जो लान चिरन है उसने कहा, ठीक है, वो ज़रूर मानेगा, वो वादा करता है इस बात का। सिचेन जिसे पता है कि लांस कभी अपने वादे से नहीं मुकरते हैं, वो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरते तो वादा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो उसने कहा कि वो विंग को अपने साथ यहीं लान क्लान में रखना चाहता है। ये सुनकर लान कुरन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कभी सिचेन से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसने बहुत अच्छे से समझाया था कि विंग उनके साथ नहीं रह सकता है, लेकिन फिर भी सिचेन ने ये बात सबके सामने की और उससे वादा लेने के बाद लान कुरन जिसने कुछ नहीं कहा। सिचेन जो कि अपने घुटनों के बल बैठ गए थे, जो यहाँ का होने वाला क्लान लीडर है, वो दोबारा अपने घुटनों के बल बैठा था। एक बार तब जब उसने मेंग्याओ से अपने साथ शादी करने की विनती की थी। हालांकि उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन आज पूरा सेक्ट यहाँ पर है। सब सेक्ट, सारा कल्टीवेशन सेक्ट यहाँ पर हैं और उनके सामने वो घुटनों पर बैठ करके अपने अंकल से बोल रहा है कि विंग को यहाँ रहने की परमिशन दे दे। अंकल कुरैन अपने ही बातों में फंस गए थे, अपने ही रूल्स में फंस गए थे, क्योंकि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो यहाँ रह सकता है, लेकिन वो यहाँ मेन जो क्लान है वहाँ पे नहीं रहेगा। क्लान से दूर जो ओमेगास के क्वार्टर्स हैं वो वहाँ पर रहेगा। वो भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। अगर मेंग्याओ को उससे मिलना है तो मेंग्याओ ही वहाँ जाएगा, विंग यहाँ नहीं आ सकता है। सिचेन इस बात से ही खुश थे कि चलो इतना तो हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। विंग जो कि बहुत बिग स्माइल करके सिचेन की तरफ देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। लेकिन जो था ना, जियांग चेंग हैरान था कि ये कैसे हो गया। मैडम यू गुस्से में थी। वो इस शादी में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप थी। लेकिन अब हद पार हो गई है। उसने जो है लान चिरन की तरफ देखा और कहा, चिरन ये हमारा ओमेगा है, इससे हमने पहले ही शादी की बात कर ली थी और ये हमारे साथ हमारे क्लान में रहेगा, हमारे साथ जाएगा। तुम इसे अपने साथ नहीं रख सकते हो। लान चिरन जो कि बड़ी दुविधा में फंस गया था, एक तरफ उसके बोल हैं, दूसरी तरफ मैडम यू है। तो उसने खुद से कहा कि उसे सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। फिर लान कुरैन थोड़ी देर बाद अपने दाढ़ी को अपने हाथों से सिलाते हुए बोला, देखिए, अगर आप इस ओमेगा को अपने साथ ले जाना चाहती हैं तो ले जा सकती हैं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको उसके भाई और उसकी दोनों की रजामंदी चाहिए। अगर वो दोनों इस समझौते से खुश हों कि विंग आपके साथ जाए तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा बोलकर लान कुरैन वो उस पूरे हॉल एरिया से चला गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दोबारा सिचेन कुछ और ना मांग ले। उसे इस बार थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं दोबारा ना मांग ले ये नेफ्यू उसका कुछ और वो देने में असमर्थ हो जाए। इसलिए वो तो चला गया था। थोड़ी देर बाद लान सिचेन वगैरह वो सब भी अपने अपने तरफ चले गए थे। सारे क्लान लीडर्स को जो मेहमान वगैरह आए थे उन्हें अपनी जगह पर कमरा दिया गया था, तो वो लोग भी अपने अपने कमरे में लौट गए थे। जियांग फैमिली जियांग के क्वार्टर की तरफ लौट गई थी, जहाँ पर उन्हें कमरे दिए गए हैं। विंग जो कि मेंग्याओ के साथ अभी भी था, तो मेंग्याओ जिसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो डर ही गया था, पता नहीं क्या होगा। सिचेन कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अगर राजकुमार उनसे बात नहीं करते तो मुझे नहीं लगता है कि मास्टर लान कुरैन तुम्हारे यहाँ रखने के लिए मान पाते। विंग ने कहा, उफ हो गगा, कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ टाइम बाद तो मैं यहाँ का परमानेंट मेंबर बन जाऊँगा, फिर वो मुझे निकाल ही नहीं सकते। मेंग्याओ जो थोड़ा सा कंफ्यूज था उसने कहा, मतलब? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। आप परमानेंट हो गए हो तो मैं भी हो गया ना। मैं आखिर इस क्लान में रहूँगा क्योंकि मैं आपका भाई हूँ। मेंग्याओ ने कहा, हाँ हाँ वो तो है।
हाँ, मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं अब बहुत खुश हूँ मेरे छोटे भाई। उसने विंग के चीज़ को दोनों हाथों से सहलाया। विंग ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। गगा, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? मिंगाओ जिसने कहा, नहीं, पर तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दे रही है मुझे, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि तुम ही हो। विंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ, वो तो है। हाँ, शादी कितनी ज़्यादा बोरिंग होती है। मैंने इससे पहले इतनी बोरिंग शादी कभी नहीं देखी थी। मिंगाओ ने कहा, क्या हुआ है ऐसा? विंग ने कहा, आपने देखा नहीं कितनी बोरिंग शादी थी, कुछ भी हंगामा नहीं, सीधे सीधे बोझ ले लिए, मंत्रोच्चारण कर दिया। मैंने देखा है, पता है, मैंने मेरे हमारे मतलब नीकलान में जब हम रहते थे तब मैंने देखी थी शादियाँ कितनी सारी, उसमें तो कितना सारा मनोरंजन होता है, शराब भी मंगाते हैं वो, कितना अच्छा अच्छा खाना होता है। यहाँ देखो तो कैसा खाना मिला है, एकदम टेस्टलेस। मैंगालिस ने कहा, विंग, अब ये मेरा भी क्लान है और तुम्हारा भी, तो तुम्हें इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर जो मिलता है उसे ले लेना चाहिए। हम जिस कंडीशन में कुछ दिनों पहले तक थे उससे अच्छी कंडीशन में आज हैं, तो तुम्हें इसके लिए भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए, ना कि शिकायत करनी चाहिए। वी ने कहा, हाँ, आपके भाषण शुरू हो गए। गगा, मुझे वैसे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाऊँ? मैंगाओ ने कहा, सोने? पर जैसे कि मास्टर कुरन ने कहा था, तुम्हें ओमेगास के पास भेज दिया जाएगा। रुको, मैं किसी से पूछता हूँ कि वो जगह है कहाँ। तुम्हें तो नहीं पता होगी ना? विंग ने अपना सर नाम में हिला दिया। हालांकि उसे पता है, वो जब यहाँ आया था ना तभी उसने पूरे लान ग्लैन का नक्शा निकाल लिया था। बहुत शातिर है हमारा विंग। लेकिन उसने अपने भाई के सामने बहुत मासूमियत से कहा कि उसे नहीं पता है। मैंगाओ जिसने एक डिसिपल को बुलाया और उससे कहा कि विंग को उस ओमेगास के क्वार्टर की तरफ छोड़ आए, वहाँ पर उसे एक रूम दिखा दे जिसमें विंग जाके सो जाएगा। विंग जो जाते हुए बोल के गया, गगा, आप मुझसे मिलने ज़रूर आना, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। वो डिसिपल विंग को ले जा रहा था आगे आगे चल के। विंग वहाँ से निकल आया था अपने भाई के पास से। वहाँ पर मैंगाओ के साथ में भी कुछ डिसिपल्स थे जो उसे सिचेन के रूम हांशी में ले जाने वाले थे। विंग जो कि उस ओमेगा के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ टाइम बाद उस ओमेगा ने जिसके साथ विंग चल रहा था उसने पीछे मुड़ के कहा, देखिए आपको एक मिनट। वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि विंग तो वहाँ है ही नहीं। उसने आसपास ढूंढा लेकिन विंग उसे वहाँ भी नहीं दिखा। वो डिसिपल तो डर गया कि पता नहीं ये ओमेगा कहाँ भाग गया, ये वैसे ही बहुत ऊटपटांग हरकतें करता है। उसने 2 दिनों में विंग की वो सारी हरकतों को अच्छे से देखा है। विंग कहीं ना कहीं गया होगा और अगर वो इधर उधर चला गया तो मास्टर लान को उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो डिसिपल इधर उधर ढूंढ रहा था कि कहीं तो उसे मिल जाए, लेकिन विंग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। विंग तो पहुंच गया था जिंगशी के पास, जहां पर वांग जी अपने कमरे में जाने वाला था। उसने कहा, राजकुमार, मेरी बात सुनिए, राजकुमार लान वांग जी। लान वांग जी जो कि पीछे मुड़ा। वांग जी ने जैसे ही विंग को देखा उसके गुस्से का पारा चढ़ गया। वो उसको बिना देखे ही नज़रअंदाज करके जाने लगा। विंग जो कि भागते भागते सारे नियमों को तोड़ करके वांग जी के पास दौड़कर पहुंचा। उसने अपने हाथों को दोनों तरफ फैला दिया, वांग जी को रोक लिया और कहा, राजकुमार। वांग जी इसने कहा, मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई यहाँ का लान फुरन है तो तुम्हें बचा सकता है। हटो मेरे सामने से। वांग जी उसे हटा करके जाने लगा। विंग जो दोबारा से वांग जी के सामने आ गया, उसने कहा, सुनिए तो राजकुमार। विंग यहाँ पर कुछ बात करने आया था, तो उसने कहा, मैं बस आपसे एक बात पूछने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वांग जी जो कि कुछ भी बात विंग से नहीं करना चाहता है, लेकिन उसे इतना मालूम है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ढीठ है, बहुत ज़्यादा ढीठ है, जाएगा नहीं। तो वांग जी वहाँ चुपचाप खड़ा था। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि विंग कुछ कहे। विंग जिसकी आंखों का कलर फिर से बदल गया था, उसका ओमेगा उसके ऊपर हावी हो चुका था। उसने कहा अपनी प्यारी सी आवाज़ में, राजकुमार, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, एक ही सवाल है मेरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक रात मेरे साथ बिताएंगे? वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने अपने बिचन को निकाल कर विंग के गले पर रख दिया था। वो बस कुछ नहीं बोल रहा था, वो उस तलवार को विंग के नेक में प्रेस किए जा रहा था। विंग ने कहा, अरे अरे राजकुमार, क्या आप मुझे मार डालेंगे? भूलिए मत, मैं आपका मेट हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी तलवार से हमला करना चालू कर दिया। विंग ने अपनी तलवार को बुला लिया। वो दोनों लड़ रहे थे। लान का नियम है कि लड़ना मना है, लेकिन देखो वांग जी ने भी आज नियम तोड़ दिया। विंग की संगति में हर एक बंदा बिगड़ जाता है, चाहे वो सिचेन हो, वांग जी हो या फिर मिंगाओ हो, कोई भी क्यों ना हो। विंग है ही इतना ज़्यादा शैतान। विंग और वांग जी दोनों लड़ रहे थे। वो दोनों जिंगशी में पहुंच गए थे। विंग तो चाहता ही ये था, मतलब विंग का जो ओमेगा था वो तो चाहता ही ये था कि वो दोनों जिंगशी के अंदर पहुंच जाए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, विंग ने फिर से अपनी तलवार को वांग जी के जिंगशी के दरवाजे पर लगा दिया था।
वांग जी को जब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार से विंग के गले पर रख दिया और कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विंग के ओमेगा ने बहुत ही प्यार से कहा, मौत अगर आपके हाथों से है तो मुझे मौत भी मंजूर है राजकुमार। ये बातों से वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था आज ही इस ओमेगा का सर धड़ से अलग कर दे, इसकी जान ले ले। कितना परेशान करके रखा है इसने उसे। विंग वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था और वांग जी बस उसे डरा रहा था, क्योंकि वो सच में विंग की जान नहीं ले सकता, क्योंकि विंग एक तो लान फुरैन का भाई है, दूसरी बात लान क्लान में किसी को भी मारना मना है। इस बार वो अपना आपा नहीं खो सकता। पिछली बार उसने अपना आपा खो करके विंग को चोट पहुंचा दी थी, जो कि लान क्लान के रूल्स के सख्त खिलाफ है। और जहाँ पर वांग जी, वहाँ पर रूल्स तो रूल्स ही हैं। वांग जी नियमों के बिना नहीं रह सकता, तो वो किसी नियम का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करेगा। विंग के ओमेगा ने अब अपनी सेंट को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी बहुत कामिंग और मीठी मीठी स्मूदिंग सेंट को रिलीज़ किया जा रहा था। वांग जी जिसे लग रहा था कि उस पर इस स्मेल का कोई भी असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो ओमेगा से नफरत करता है। पर इस बार ऐसा नहीं था। विंग की वो कामिंग और वो एकदम मन मोह लेने वाली सेंट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रही थी। वांग जी को एहसास तो हो रहा था कि उसके ऊपर इस फ्रेगरेंस का असर तो हो रहा है, तो वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और फिर भी उसे अगर जिम्मेदारी उठानी पड़ी अपने भाई की तरह तो नहीं, इस ओमेगा के साथ वो ज़िंदगी भर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो वांग जी ने अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, विंग की तलवार को वहाँ से हटाया, दरवाज़ा खोल दिया और विंग को बाहर फेंक दिया। मतलब उसने लिटरली धक्का देकर विंग को बाहर निकाला और दरवाज़ा उसके मुँह पर बंद कर दिया। विंग जो नीचे बैठ गया था, वो वांग जी को घूर कर देख रहा था कि इसने उसे बाहर फेंक दिया। हाँ, कैसा अल्फ़ा है ये, सच में उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा क्रूल है। उसका ओमेगा यही सोच रहा था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद विंग जिसने अपने आप पर काबू किया, उसने खुद के ही बालों को खींचते हुए कहा, मेरा ओमेगा कितना पागल है, कितना बड़ा वाला पागल है, ऐसा कोई करता है क्या? अब तो वो मुझसे और नफरत करेगा। कैसी चीज़ हूँ मैं। हाँ, मुझे जाना चाहिए फ़िलहाल यहाँ से। तो विंग अपने क्वार्टर्स, जो उसके पास क्वार्टर था ना, जिसके उसके बारे में बताया गया था, वो वहाँ पहुँच गया था। वहाँ जाके उसने वहाँ रहने वाले एक ओमेगा से कहा कि उसे बता दे कि उसे कहाँ पर रहना है, वो वहीं पर रहेगा। वहाँ रहने वाले एक ओमेगा ने उसे उसका पता बता दिया था। तो विंग अपने रूम में जाकर सो गया था। इधर वांग जी का तो बुरा हाल था, वो गुस्से में तिलमिला रहा था। उसे पहली बार इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आज। वो आज कर्फ्यू तोड़कर अपने रूम से बाहर निकला और पहाड़ों पे चला गया। पहाड़ों में ठंडे झरनों के पास जाकर वो ठंडे झरने के बिल्कुल नीचे बैठ गया। उसके माथे से पानी गिरे जा रहा था। अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो उसके सर में भी दर्द होने लगेगा, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था। लेकिन वांग जी को इस बात की चिंता नहीं। अभी तो उसे बस उस एक स्मेल को, उस एक चेहरे को, उसकी नॉटीनेस को, इन सबको अपने दिमाग से निकाल फेंकना है। उसका दिमाग ख़राब हुए जा रहा है ये सब सोच कर। इसलिए वांग जी खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर कि वो कैसे उस ओमेगा के लिए अट्रैक्शन फील कर सकता है, जिससे वो सबसे नफरत करता है, जिसको उसके अंकल पसंद नहीं करते हैं। विंग तो अपने कमरे में जाके मस्त मौला होकर सो गया था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, वो तो आराम से सो गया था। इधर हम देखते हैं मेंग्याओ, जहाँ जब विंग वहाँ से गया था उसके बाद मेंग्याओ जैसे डिसिपल सिचन के पास लेके गए थे। जब मेंग्याओ सिचन के रूम में पहुँचा तो उसने देखा कि डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया गया है, पूरे रूम को बहुत अच्छे से सजाया गया है। मेंग्याओ को उस रूम के बेड पर, जो मेन रूम है उसके बेड पर बिठाकर वो सारे ओमेगास वहाँ से चले गए थे। मेंग्याओ वेल के अंदर ही वहाँ बैठा हुआ था। उसने देखा कि वो छोटा सा बच्चा भी उसके बेड पर ही लेटा हुआ है। मेंग्याओ जो उस बच्चे को देख रहा था, उसने अपनी वेल को तो नहीं हटाया था, वो वेल के अंदर से ही, एक होता है ना हम वेल के नीचे से भी देख सकते हैं, वहाँ से वो देख रहा था उस छोटे से बच्चे को। उस बच्चे के माथे पर उसने हाथ फेरा बहुत ही प्यार से, और फिर धीरे से झुककर उसके माथे पर किस भी किया, और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा मॉम हूँ बेटा, मैं तुम्हारा आज से माँ हूँ, क्या तुम मुझे माँ बुलाओगे? उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। मेंग्याओ को मालूम है कि ये कुछ नहीं बोलता है। मेंग्याओ को एक अलग सा शार्प पेन हो रहा था अपने दिल में। इसकी हालत बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा विंग की थी। जब विंग को बचपन में उसकी माँ सड़कों से उठा के लेके आई थी, विंग की हालत भी तो कुछ इसी तरह की थी। वो इतनी बार बुलाने पर भी एक शब्द नहीं बोल पाता था। उसे नॉर्मल करने में कितना ज़्यादा समय, कितनी ज़्यादा मेहनत लगी थी मेंग्याओ की, उसे याद है। तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। इस छोटे से बच्चे में उसे विंग का अंश याद आ रहा था, उसे विंग दिख रहा था इसमें। तो उसे एक अलग सी अटैचमेंट महसूस हो रही थी, क्योंकि उनका बचपन भी कुछ इस तरह का है। उन्हें भी माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला।
सही ज़िंदगी कभी नहीं मिली, इस बच्चे को भी नहीं मिला है। उसने अपने मन में ही ठान लिया था कि इस बच्चे का वो पूरा पूरा ख्याल रखेगा। कुछ भी क्यों ना हो, सचिन उसे अपनाए ना अपनाए ये उसके ऊपर है, लेकिन वो इस बच्चे का ख्याल ज़रूर रखेगा। कुछ टाइम बाद वहाँ सचिन भी आ गए थे। मेंग्याओ जो उस छोटे से बच्चे को मतलब बाहों में लेकर सो गया था। वो बहुत प्यारा सा मोमेंट था सचिन के लिए। अभी भी मेंग्याओ के सर पर वेल थी। सचिन जो कि मेंग्याओ के पास गए, उन्होंने उसका पहले तो वेल हटाया, फिर उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके बाद में उन्होंने उसका फोरहेड रिबन भी निकाल दिया, खुद का भी निकाल दिया। एक साइड में मेंग्याओ सोया हुआ था, वो बच्चा बीच में था। दूसरी साइड सचिन जाके सो गए और उन्होंने भी उसके ऊपर हाथ रख लिया था। जहाँ पर मेंग्याओ ने उस बच्चे को हक किया हुआ था, वहीं पर सचिन ने भी अपना हाथ रख दिया था और वो भी अपनी आंखें बंद करके सो गए थे। नींद के आगोश में चले गए थे। आज उन्हें सोते हुए एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक एक ऐसा एहसास उन्हें हो रहा है जो उन्हें पहले नहीं हुआ था। उन्हें अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली अब कंप्लीट है। उसके बच्चे के पास एक माँ है। उसे अच्छा लग रहा था और वो सोच रहे थे कि वो मेंग्याओ को एक चांस ज़रूर देंगे और उनके रिश्ते को निभाने की कोशिश भी करेंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसे भी कमेंट जरूर करना एंड कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।